नमस्ते दोस्तों, नमस्कार। तो आइए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग पीछे की कक्षा में क्या जाने थे, मात्र उसे 1 मिनट में समराइज करता हूँ। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व दो विचारधाराओं ने किया। एक के सुधारवादी धारा था और एक क्या था कि उग्रवादी धारा था, क्रांतिकारी धारा था, यानी एवोल्यूशनरी और रेवोल्यूशनरी। दोनों धाराओं मिलकर अपने अपने तरीकों से इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया। और फिर उसी कड़ी में देखिएगा कि सुधारवादी धारा के तहत कि 1805 से 1905 सॉरी 1885 से 1905, 1905 से 1920 और 1920 से 1947, ये जो धारा है ये आपको दिखाता है कि किस तरह से भारतीयों पर एक साथ भारतीयों को मिलाकर अंग्रेजों को दबाव बनाया और दबाव बनाकर फिर एक सुधार ले लिया। और ऐसे ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट सुधार करते रही। तो आपको समझना होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो आगे बढ़ाने वाले थे वो दो धारा थे, एगो इवोल्यूशनरी और एक रेवोल्यूशनरी। दोनों का काम करने का नज़रिया और तरीका अलग था। तो आपको इतना सारे बातें अगली क्लास में पिछले क्लास में आपको बताया था। और फिर किस तरह से इतना सशक्त हो गया कि पूरी चारों दिशाओं में, भारत के चतुर्मुखी दिशाओं में इंडियन नेशनल मूवमेंट प्रबल होने लगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने में दो धारा सबसे ज़्यादा प्रबल रही, एक इवोल्यूशनरी धारा और दूसरा रिवोल्यूशनरी धारा, यानी सुधारवादी धारा और क्रांतिकारी धारा। सुधारवादी धारा के अंतर्गत उन्होंने जो काम किया वो 1885 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से 1947, और 1947 में देश आज़ाद होता है। तो दोनों धाराओं की जो योगदान है वो प्रबल है। हम किसी को एक को कम और एक को ज़्यादा करके नहीं आंक सकते हैं। क्रांतिकारी भी थे तो वो अपने तरीके से काम किए। तो ऑल ओवर मैंने आपको ये सारी बातें बताया था। आज जो हम लोग प्रारंभ करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए, वो होगा हमारा 1857 का रिवॉल्ट। और इस प्रकार हम जानेंगे कि 1857 के रिवॉल्ट में किस प्रकार भारतीयों का पूर्ण समर्थन और कुछ भारतीयों का ना समर्थन होने के कारण ये आंदोलन विफल हो जाता है। तो पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखिएगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को दो धाराएं मिली, एक इवोल्यूशनरी धारा और एक रिवोल्यूशनरी धारा, यानी सुधारवादी धारा और क्रांतिकारी धारा। सुधारवादी धारा के तहत कालक्रम आगे बढ़ता गया। 1885 यानी कांग्रेस की स्थापना से 1885 से 1905, 1905 से 1920, 1920 से 1947, ये धाराएं ऑल ओवर जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं और फिर आगे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग देखने वाले हैं 1857 का रिवॉल्ट। इस पे प्रश्न आने की संभावना हमेशा प्रबल रहती है, तो आपको इस दृष्टि से पढ़ना होगा। 1857 के रिवॉल्ट में देखिए तो इसका पढ़ने का जो नज़रिया और तरीका होगा, स्टडी ऑफ जो अप्रोच होगा, वो कुछ इस कदर होगा कि रिवॉल्ट का सामान्य कारण क्या था, यानी इन जनरली कारण क्या था जिसके कारण रिवॉल्ट की एक शुरुआती दौर प्रारंभ हुआ। शुरुआती बिंदु का चरम और झलक देखने को मिला। आगे फिर देखेंगे कि मूल कारण क्या था, इसका स्वरूप क्या था, विफल क्यों हो गया, इसका प्रभाव क्यों पड़ा या प्रभाव क्या पड़ा। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना बेहद जरूरी है। तो ये सब धाराएं बढ़ी कैसे, इसके पीछे हम आपको पिछले कक्षा में बताएं कि ये सारी धाराएं बढ़ता गया और फिर यह कदर आया जो आगे देखने को मिलेगा 1857 का रिवॉल्ट। और 1857 के रिवॉल्ट का परिणाम था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता भारत से समाप्त हो गई और फिर डायरेक्ट पॉलिटिकली कंट्रोल कर लिया महारानी, यानी जो पार्लियामेंट था उसका शासन हो गया। तो उसके लिए आपको पीछे के क्लास में जो हमने बात समझाया था उसको याद रखना होगा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को बढ़ाने वाले दो तरह के विचारधारा था। एक विचारधारा था इवोल्यूशनरी यानी सुधारवादी, और दूसरा धारा था रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी। तो ऐसे में ही आपको इस सभी बातों को ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि रिवॉल्ट का सामान्य कारण क्या था, ये क्यों हुआ
तो जो तत्कालिक कारण था वो था इनफील्ड राइफल। जो भारतीय जवान हुआ करते थे सैनिक में, तो हिंदू मुस्लिम सिख आदि पूरे लोग होते थे। तो वैसे में एक राइफल होता था पहले ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस के जगह पर इनफील्ड नाम का राइफल लाया गया था। और ऐसे में भारतीय लोग को यह जानकारी पूर्व के कालों से था कि जो नया राइफल इनफील्ड आया है इसमें गाय और सुअर का मांस कहीं ना कहीं संलग्न होते हैं। तो ऐसे में जो गाय है वो हिंदू के लिए प्रतिशोध है और प्रतिरोध है, और जो सुअर है वो मुस्लिमों के लिए प्रतिरोध है। तो ऐसे में वो भावनाएं यदि देखने को मिलेगा तो क्रांतिकारियों में एक अलग उमंग और एक अंग्रेजों के प्रति नकार की भावना प्रबल होगी कि नहीं, यह होना स्वाभाविक था। ऐसे में भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी सिपाही थे अंग्रेजों के प्रति मोर्चाबंदी कर दिए, और कुछ सैनिक अंग्रेजों के जो कमांडरी था, कमांडरी हेड था जनरल बोस नाम का, उसे गोली से मार देते हैं। कालक्रम उसी क्रम में आगे बढ़ा, लेकिन 1857 यदि की इतना बड़ा लड़ाई है, ऐसे में हम उसे सिर्फ और सिर्फ इनफील्ड राइफल चर्बी वाला कारतूस मात्र से ही उसे आगे हम कह नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन मात्र चर्बी वाले कारतूस के कारण ही हुआ। उसका कुछ मूल कारण था। तो कारण में और भी आप बता सकते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि उस समय के जो ब्रिटिश थे भारत में तेजी गति से ईसाई धर्म, ईसाई मिशनरियां भारत आ रही थी और अपना धर्म को प्रचार प्रसार कर रहा था। और तो और ब्रिटिश लोग भारतीय विद्यालयों में जाकर, जो सैनिकों के छावनियां होती थी उस छावनियों में जा जाकर अपने धर्म को बहुत ही प्रमोट करते थे कि मेरा धर्म मानवीय है, हम लोकतंत्र के लोग हैं, हम ट्रस्टीशिप के तहत भारत में कार्य कर रहे हैं आदि जैसे भावनाओं को ये कर रहे थे। आंदोलन उग्र होते गया और फिर आंदोलन का जो नेता था उसे क्रांतिकारियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को माना, क्योंकि ये मुगल शासक था और मुगल शासक के छत के नीचे ही सभी भारतीय लोग आ सकते थे। तो ऐसे में मुगल शासक जो बहादुर शाह जफर था उसको नेता बनाया। इसके साथ साथ अन्य राजाएं भी इस आंदोलन में शामिल हुए, जैसे कि डलहौजी के नीतियों से जितना भी परेशान राजाएं थे, भारत का क्षेत्रीय शासक थे, उन सबों ने भी इस आंदोलन में पुरजोर सहायता किया। हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य थे जो कि इसमें शामिल नहीं हुआ। उस समय के बंगाल में देखिएगा तो जो सैनिकों का रेजिमेंट था, बंगाल रेजिमेंट, बॉम्बे रेजिमेंट और मद्रास रेजिमेंट, ये जितना भी प्रेसिडेंसियां थी इनमें से बंगाल रेजिमेंट का सबसे बड़ा अहम भूमिका रहा। हालांकि आगे के काल में जो बॉम्बे और मद्रास रेजिमेंट का जो भी सैनिक और राष्ट्रवादी लोग थे इस आंदोलन में भागीदारी बढ़ चढ़ कर ली। तो आपको ऐसे में इस बात को ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार आंदोलन आगे बढ़ता गया। फिर उसी कड़ी में देखिएगा कि झांसी के विलय हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने झांसी जो राज्य था उसको विलय कर लिया। विलय के बाद जो वहाँ की शासिका थी लक्ष्मीबाई, वह ग्वालियर की ओर आया, लेकिन ग्वालियर के सिंधिया ने उसे नकार दिया। ग्वालियर के सिंधिया ने मना कर दिया। अतः वहाँ के ग्वालियर के जो जनता थे और वहाँ के जो सैनिक था उन लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को स्वागत किया, और अंतःगत वह जो ग्वालियर का सिंधिया जो शासक था वह जाकर दिल्ली के क्षेत्रों में अपना स्थापित जमा लिया, क्योंकि उस समय दिल्ली अंग्रेजों ने अपने अधीन ले लिया, क्योंकि आंदोलन को कुचल कर अंग्रेजों ने दिल्ली को अपने अधीन कर लिया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा कि विद्रोही दिल्ली और दानापुर के बीच देखिएगा तो बहुत ही प्रचंड मात्रा में और बहुत ही सशक्त रूप से चल रहा था। यानी कि अंग्रेजों का लगभग दिल्ली और दानापुर के क्षेत्र, यानी दानापुर, पटना, बिहार, इन क्षेत्रों के बीच देखिएगा तो अंग्रेजों का सत्ता निम्न हो चुका था। आंदोलन बहुत ही पुरजोर तरीके से चल रहा था। इस आंदोलन को नेतृत्व करने हेतु, क्योंकि लोग भले ही मुगल का नाम का प्रयोग कर रहे थे, जितना भी क्रांतिकारी थे 1857 के रिवोल्ट के जितने भी क्रांतिकारी थे वो मात्र मुगल बहादुर शाह जफर का नाम का प्रयोग कर रहे थे। उनको पता था कि ये बुजुर्ग हैं, 64 वर्ष हो चुका है,
अतः इनका कोई मजबूती से प्रतिक्रिया और नेतृत्व नहीं होगा। इसीलिए उन लोगों ने 10 सदस्यीय बोर्ड का स्थापना किया। अब 10 सदस्यीय बोर्ड का स्थापना किया और उसका प्रमुख बनाया वक्त खान को। अब 10 सदस्यीय बोर्ड बन रहा है तो सोचिए, तो लोकतंत्र का यहाँ से शुरुआत हो रहा है कि नहीं। उन लोगों को ये जो सदस्य और अध्यक्ष है ये लोकतंत्र का इशारा कर रहा है। तो आपको यहाँ पे समझना होगा कि 10 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना हुआ जिसका नेता वक्त खान को बनाया गया। ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो इसी क्रम में आगे देखिएगा कि यहाँ पर एक एडिशनल बात आप जान लीजिए कि नाना साहब ने भी इस आंदोलन में समर्थन किया था, क्योंकि नाना साहब जो पेशवा थे उसे पेंशन देने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। अतः इनका प्रतिरोध करना अंग्रेजों के लिए बहुत ही जरूरी हो गया था। इसको मैं पुनः यहाँ से बताता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल वर्ड और बात है। आप देखिए कि 1857 के रिवोल्ट में जो भी क्रांतिकारी थे, 1857 के रिवोल्ट में सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम आंदोलन चलाएंगे और बहुत ही पुरजोर तरीके से चलाएंगे, लेकिन इस आंदोलन का नेतृत्व करता कौन होगा। तो ऐसे में उन लोगों ने बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासक था और मुगल शासक के छत के नीचे ही पूरे भारतीय लोग आ सकते थे, क्योंकि उस समय आंदोलन करने के लिए, आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए इस तरह के कोई व्यक्ति नहीं थे। हालांकि सैनिकों को इस बात का भी ज्ञान था कि हम सिर्फ और सिर्फ मुगल बादशाह का नाम का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि मुगल बादशाह में कोई शक्ति बचा ही नहीं है, वो निष्प्राण हो चुका है। अतः उसी के देखते हुए सैनिकों ने 10 सदस्यीय बोर्ड का स्थापना किया जिसका नेता वक्त खान को बनाया गया। तो एक तरह से देखिए तो यहाँ पे लोकतंत्र की शुरुआत है कि नहीं, लोकतंत्र की शुरुआत है। तो आपको समझना होगा, तो आपको इस तरह से याद रखना होगा कि 1857 का रिवोल्ट जब बढ़ता गया, उग्र होता गया, तो उन्हें आंदोलन को नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी। आंदोलन ऑलरेडी चरण तरीकों से गुजरता जा रहा था। अब 1857 के रिवोल्ट में क्रांतिकारी लोग खूब अपना प्रतिक्रिया देते हुए अंग्रेजों को पुरजोर विरोध करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में उन्हें एक नेतृत्व की जरूरत थी और वो नेतृत्वकर्ता अपने आप को मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनको लोगों के बीच में ऐसा लोकप्रियता नहीं था। तो उन्होंने मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर, उसका नाम का प्रयोग किया, सिर्फ और सिर्फ नाम का, बादशाह नाम का, क्योंकि बादशाह नाम के नीचे ही, उसके छत के नीचे ही सभी भारतीय आ सकते थे। दूसरी बात, क्रांतिकारियों को यह भी पता था कि इसका नाम में कोई शक्ति रहा नहीं है, मुगल बादशाह में कोई शक्ति नहीं रहा है, यह निष्प्राण हो गया है। अतः इसके नाम के प्रयोग करके हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसा हुआ। तो आपको यहाँ पे इस बात को याद रखना है। लेकिन अब देखिए ये सारी गतिविधियां हुआ तो बीच में आंदोलन दुर्लभ पड़ गया। अंग्रेजों ने आंदोलन के दबाने में सफल हो गए। उसी समय देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे भारतीय शासक थे, क्षेत्रीय शासक थे, जो अंग्रेजों के अधीन चले गए थे। तो अंग्रेजों को एक तो भारतीयों का समर्थन प्राप्त हो गया। दूसरी बात कि उसी समय देखिएगा कि ब्रिटेन से उसी तत्कालीन समय में अंग्रेजों का 50,000 सैनिकों का सहायता मिल गया। अब यदि 50,000 सैनिकों को सहायता मिलेगा तो क्या आंदोलन दबाने में होगा कि नहीं सफल अंग्रेज लोग, और फिर वह सफल रहे। फिर भी देखिए कि आंदोलन दुर्लभ क्यों पड़ने लगा। अंग्रेज का भारतीय राज्य का समर्थन या सहयोग, मुगल शासक का सिर्फ नाम का उपयोग, वक्त खान की सीमाएं, ये वक्त खान भी अध्यक्ष बनाया गया था सेना का, लेकिन इसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, अतः यह कुशल नेतृत्व नहीं था। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। यह सब बात आप समझिए, आपको बहुत काम आएगी। और इन सब बातों से आपको यह पता चलेगा कि रिवोल्ट का किस तरह से उसका प्रतिक्रिया लोगों ने किया, कैसे रिवोल्ट धीरे धीरे अगला चरण में बढ़ता गया। तो इस तरह से आपको जानकारी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझने योग्य बात है कि 1857 का रिवोल्ट तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था और उन सब क्रांतिकारियों का एक नेतृत्व की आवश्यकता थी। ऐसे में उन क्रांतिकारियों चाहते थे
कि हमारे अधीन कोई शासक आए। यानी क्रांतिकारी बढ़ते जा रहे थे। जब से आंदोलन बढ़ा, लोगों ने पुरजोर समर्थन किया, कुछ लोग विरोध किया, लेकिन इसी कड़ी में देखिएगा कि क्रांतिकारियों का यह ज्ञान हो गया। क्रांतिकारियों का यह ज्ञान क्या हो गया कि मुझे एक कुशल नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, होनी चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों ने 1857 के रिवोल्ट में जितने भी क्रांतिकारी थे, वो उग्र गतिविधियों को निर्वहन करते हुए उनको आवश्यकता पड़ा कि मुझे एक कुशल नेतृत्व की जरूरत है। और उन लोगों ने चाहा कि हम क्यों ना बादशाह सिर्फ नाम का प्रयोग करें, क्योंकि उन लोग को पता था कि अब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर निष्प्राण हो गया, इसमें शक्ति बची नहीं है। ऐसे में हम लोग उतना लोकप्रिय है नहीं कि मेरे छत के नीचे पूरे भारतीय मजदूर और अन्य लोग आए। ऐसे में मुगल के नाम हम लेते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रीय राजा भी उसके छत के नीचे आ जाएगा, जिससे कि आंदोलन में मजबूती प्रधानता मिलेगी, मजबूती होगा आंदोलन। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। भी आगे देखिए, विद्रोह का मूल कारण। ये जो भी मैंने आपको बताया ये सारे तत्कालिक कारण थे। अब विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो मूल कारण के तहत देखिएगा तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाला करतूस ही था, किंतु यह मूल कारण नहीं था। तत्कालिक कारण तो था लेकिन ये मूल कारण नहीं था। आप सोचिए कि मात्र चर्बी वाले करतूस से ही इतना बड़ा आंदोलन हो जाना, आपको यह संदेहास्पद लगेगा। तो आप इस चीज को समझिए, मूल कारण नहीं था। इसके लिए देखिए क्यों नहीं था, उसके पीछे तर्क है। क्योंकि बंगाल की पूरी रेजिमेंट साथ नहीं थी। बंगाल में जितना भी रेजिमेंट के सदस्य थे वो सभी के सभी साथ थे नहीं थे। आगे देखिए, विद्रोह के दौरान उसी कारतूस का उपयोग किया गया था। जब पुनः कारतूस का उपयोग हो रहा है तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मात्र एक कारण था चर्बी वाला कारतूस? अतः यह आंदोलन कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित होकर लोगों में ऐसा प्रकट कर रहा था, भावना को प्रबल कर रहा था कि भारतीय अपने हित के लिए, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र विभाग के लिए लड़े। तो ऐसे में आंदोलन आगे बढ़ा। उसके साथ साथ देखिएगा कि ब्रिटिश का क्षमता, आखिर ब्रिटिश क्यों दमन कर दिया? तो पहला, विद्रोहियों को चारों तरफ से घेर लिया गया था क्योंकि उसकी सेना ज्यादा थी। तो ऐसे में ब्रिटिश लोग अपने क्षेत्र को, अपने कुशल कार्य को संचालन के लिए सफल नहीं रहे और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्सों ने इसे दबाने में सफलता प्राप्त कर लिया। उसके बाद देखिएगा चारों तरफ से घेर लिया गया। आगे देखिएगा, अधिकांशतः राजा ब्रिटिश के अधीन हो गए थे। अब भारतीय राजा भी थे, उसको ब्रिटिश का समर्थन प्राप्त था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय सैनिकों का विद्रोह जो था कमजोर पड़ना निश्चित था। आगे देखिए कि इसी कड़ी में 50,000 सैनिकों को सहायता मिला अंग्रेजों को ब्रिटेन से, जिससे आंदोलन दबाने में सहायता मिला। संसाधन अधिक था ही, बेहतर कुशल नेतृत्व था, क्योंकि उस टाइम के घड़ी में अंग्रेज बहुत अलग अलग युद्ध कर चुके थे। तो उन्हें युद्ध करने का जो टेक्निक था वो पता था कि इतना बड़ा युद्ध को कैसे संभाला जाए। उसके लिए 1857 का रिवोल्ट कोई नया रिवोल्ट नहीं आया था, उसके पहले अंग्रेज बहुत तरह के युद्ध लड़ चुके थे। अतः उनके लिए यह मामूली से बात था कि आंदोलन को दबा दिया जाए। अतः दमन का शिकार हो गए आंदोलनकारी, भारत आजाद नहीं हुआ। तो एक यहाँ पे बात उठता है कि ठीक है 1857 का रिवोल्ट हुआ, दमनकारियों को दमन कर दिया गया, तो क्या वो आजाद नहीं था? तो क्या वो फेलियर था? तो ऐसा भी नहीं। बात ऐसा है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ काम ऐसी प्रोमिनेंट हो गया जो संदेहास्पद करने वाली बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई, विलय नहीं करेंगे ऐसा महारानी बोली। आगे देखिएगा कि आम जनता में जुड़ाव हुआ, जिसके कारण सुधारवादी धारा और क्रांतिकारी धारा प्रबल रूप से आगे आया, जिससे लोग एक दूसरे से, भारतीय किसान, मजदूर, सिपाही जुड़ने लगे। अब देखिए कि भारतीय सफल क्यों नहीं हुए, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, भारतीय सफल क्यों नहीं हुए? तो संगठन का अभाव था, कुशल नेतृत्व का अभाव था, कार्यक्रम, कार्य प्रणाली आदि का अभाव था। यानी पूछेगा प्रश्न आपसे कि 1857 के रिवोल्ट में क्रांतिकारी लोग सफल क्यों ना हुए, तो उसमें आप कुछ बात बताइए जो शॉर्ट में होगा कि कुशल नेतृत्व की कमी,
कार्य प्रणाली की कमी, कार्यक्रम की कमी और योजना के तहत ना लड़ा जाना, यह सब असफल होने का प्रमुख कारण था। जब संगठन ही नहीं रहेगा, आपको संगठन ही नहीं रहेगा, कौशल नेतृत्व ही नहीं रहेगा, ना कोई कार्यक्रम रहेगा, ना कोई कार्य प्रणाली रहेगा, तो ऐसे में सिस्टमैटिक से यदि आप युद्ध नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको असफलता मिलेगी। हालांकि ऐसे हम सफल नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ तो मिल ही गया, जैसे में कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता समाप्त हो गया, विलय नहीं करेंगे राज्यों को, ऐसा आया, जनता में जुड़ा हुआ सुधारवादी क्रांतिकारी धारा विकसित हुआ। तो ये सारी भावनाएं तो थी ही, लेकिन मूल सैनिकों का जो असंतुष्टि था वो कारण था। देखिएगा कि मूल कारण सैनिकों का असंतुष्टि का 3 प्रकार में आपको समझना होगा कि सैनिकों का असंतुष्ट होने का मूल कारण क्या था। तो पहला, नस्लीय भेदभाव। आप देखते हैं कि सेना में अंग्रेज सेना भी थे, मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। तो मुस्लिम हिंदू तो दोनों हिंदुस्तान का, तो वो लोग मान लीजिए एक तरह से भारतीय। लेकिन जो अंग्रेज सेना होता था रेजिमेंट में, सिपाही में, वो कम दुर्लभ भी है तो उसे वेतन कम दिया जाता था, नस्लीय भेदभाव किया जाता था। तो ये सैनिकों का विद्रोह का एकमात्र कारण था। उसके साथ साथ कृषकों पर दबाव, क्योंकि सैनिकों में अधिकतर किसान के ही बेटे गए थे। तो जब किसानों पर दमनात्मक कार्रवाई किया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, तो सिपाही लोग गवर्नमेंटों से लेटर लिख लिख कर कहते थे कि आप किसानों को रियायत दें। लेकिन ब्रिटिश कंपनी, जो कि साम्राज्यवादी कंपनी थी, उन्होंने किसानों के हित के लिए कोई कार्य वैसा नहीं किया। आगे धार्मिक हस्तक्षेप, धार्मिक में भी छेड़छाड़ किया। इसीलिए एक हिस्टोरियन एक है जो कहता है कि सैनिक वर्दीधारी के रूप में छिपे हुए किसान ही थे। असल में जो सैनिक थे वर्दीधारी भले ही थे, लेकिन असल में वो कौन थे? किसान ही थे। अब देखिए इस आंदोलन का स्वरूप क्या था। स्वरूप के बारे में देखिएगा तो इसमें भी विचारकों का और विद्वानों का एक अलग प्रतिक्रिया और एक अलग कमेंट है, तो आपको समझने का लेकिन आप प्रयास कीजिए। एक अंग्रेज है ऑटम और टेलर ने इसे सैनिक विद्रोह माना, 1857 के रिवॉल्ट के सैनिक विद्रोह माना। एक रिज है, ये भी हिस्टोरियन विद्वान है, ये कहते हैं कि मुस्लिम धर्मांध विद्रोह था, यानी मुसलमानों और हिंदुओं के बीच जो गतिरोध हुआ, धर्म के लेकर संघर्ष हुआ, उसका विद्रोह था। एक और इतिहासकार है होम्स कहते हैं कि सभ्यता के विरुद्ध बर्बर लोगों का यह युद्ध था। यानी होम्स एक हिस्टोरियन है, इसका कहना है कि सभ्यता के विरुद्ध, यानी जो 1857 का रिवॉल्ट है वो सभ्यता, यानी हम लोग सभ्य हैं और हम लोगों के विरुद्ध इन बर्बरों का, पिछड़ों का आंदोलन था। ये कौन कह रहे हैं? होम्स नाम का एक विचारक है, यूरोपियन हिस्टोरियन है, वो कह रहे हैं कि सभ्यता के प्रति, सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का यह विद्रोह था। लेकिन आगे एक और विचारक है सर सैयद खान, यह सैनिक विद्रोह करार देते हैं। कौन क्या कहा है, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आ जाता है, कॉलम रहेगा कि कौन क्या कहा आंदोलन के स्वरूप के बारे में। आगे देखिए, एक बीडी सावरकर है, यानी वीर दामोदर सावरकर, इसने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। आगे इसी कड़ी में देखिएगा कि रमेश चंद्र दत्त है, इन्होंने ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता, ऐसा इन्होंने कहा। लेकिन एक सरकारी इतिहासकार है सेन, वो कहते हैं, लिखते हुए कहते हैं, यह राष्ट्रीय कम और सैन्य प्रबलता ज्यादा थी। तो ऑल ओवर मैंने आपको पूरा 1857 का जो रिवॉल्ट का जो एक बेसिक समझ है वो समझाने का प्रयास किया। इससे कल आगे बढ़ेंगे और कुछ बातें हैं, जैसे इसका प्रभाव क्या पड़ा, ये इसका स्वरूप में और विफल में थोड़ा थोड़ा बात को हम पूर्ति कर लेंगे। लेकिन एक बात आप यहाँ पे नोटिस कीजिए कि जितना भी क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों में धैर्य की भावना थोड़ी नहीं थी, कुशल नेतृत्व नहीं था। बहादुर शाह जफर जैसे लोगों का कुशल नेतृत्व भी मिला तो कहीं ना कहीं वह निष्प्राण हो चुका था। ऐसे में यह तय था कि आंदोलन
विफल हो। लेकिन हम इसे पूर्ण रूप से विफल भी करार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कुछ रियायतें तो मिल ही गई। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का सत्ता समाप्त हो गया, महारानी का सत्ता स्थापित हो गया, महारानी कहा कि हम अब क्षेत्रीय राज्यों को विलय नहीं करेंगे। तो ये सब भावनाएं कहीं ना कहीं हमें देखने के तो मिल ही गया। अतः यह 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से निष्प्राण और पूर्ण रूप से कहे तो बिखराव नहीं था। हालांकि दमन करने में ब्रिटिशर्सों ने सफलता पाई, लेकिन यह आंदोलन एक के कहीं ना कहीं हमें अच्छा रास्ता और अच्छा धारा प्रदान किया। क्योंकि जब 1857 का रिवॉल्ट क्रांतिकारियों ने किया तो उन लोगों को यह महसूस हुआ कि हमारा कोई नेतृत्व करे। ऐसे में उन लोगों को मात्र एक ही नाम नजर आया, मुगल बादशाह। क्योंकि उन लोग को इस बात को भी पता था कि बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह जो है वो निष्प्राण हो चुका है, अतः हम उसका सिर्फ और सिर्फ नाम का प्रयोग करेंगे। इसीलिए उसका नाम लिया ताकि उसके नाम के छत के नीचे पूरे भारतीय मजदूर किसान आ जाए। और उन लोगों ने उसी संगठन में, अपना सैनिक संगठन में 10 सदस्यीय बोर्ड का स्थापना किया, जिसका नेता वक्त खान को भी बनाया। लेकिन वक्त खान भी इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति नहीं थे, उतने बड़ा क्षेत्र को, उतना बड़ा जनसंख्या को लीड करने में सक्षम नहीं थे। अतः यह आंदोलन धीरे धीरे स्वतः की ओर जाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन हम ऐसा भी नहीं कहेंगे कि असहयोग 1857 के रिवोल्ट का कोई परिणाम नहीं मिला, बहुत ही सुंदर परिणाम मिला। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।